हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर, जिस चैनल का नाम है एडगम साइट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 9 और 10 दोनों क्लास के लिए है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समीकरण से संबंधित मैथ। ठीक है, और समीकरण का मैथ उतना मुश्किल नहीं है। सबसे पहले तो आज हम ये समझेंगे कि ये समीकरण होता क्या है या फिर समीकरण कैसे बन पाता है। ठीक है, तो ये मैथ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप विस्तार से देखेंगे, अच्छी तरह देखेंगे तो समझ में आएगा। और ये 9 और 10 दोनों के लिए इसीलिए है क्योंकि 9 और 10 दोनों में समीकरण मैथ है। हालांकि 9 और 10 दोनों में अलग अलग समीकरण है। ठीक है, वो दो अलग समीकरण क्या क्या है वो मैं अभी डिस्कस करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। समीकरण का अर्थ एक तरह से होता है समान करना। जहाँ तक मैंने इसका अर्थ जो समझा है वो यही अर्थ है। ठीक है, क्योंकि इसमें समान ही करना होता है। अब देखिए, यहाँ 2 बराबर 2 लिखा है, ये बराबर का अर्थ ही होता है समान, है ना। यानी कि इधर जो है बराबर के, इस बराबर की जो बाईं तरफ है, बराबर के उधर दाईं तरफ, वो दोनों समान है। ठीक है, मतलब कि केवल समान करना है, दोनों तरफ समान होना चाहिए। अब देखिए, यहाँ 3 है, यहाँ पे 2 है, क्या ये दोनों समान है? नहीं, तो इसे हम असमान कह सकते हैं। ठीक है, एक असमीकरण का भी मैथ होता है। ठीक है, लेकिन फिलहाल तो हम समीकरण का मैथ कर रहे हैं। समीकरण यानी कि समान करना। सबसे पहले हमें ये बात दिमाग में रखनी चाहिए। ये देखिए, 6 और 6 ये दोनों समान हैं। वहीं पे देखिए 6 और 12 ये समान नहीं है, लेकिन ये समान हो सकता है। अगर हम इसे गुना 2 कर दें तब जाके 6 दूना 12 होगा और यहाँ भी 12 होगा। ठीक है, यहाँ पे संख्या अंक अलग अलग है, लेकिन ये दोनों का मान या इन दोनों का वैल्यू, दोनों तरफ के वैल्यू समान है। ये 6 दूना 12 ही होगा और ये भी 6 दूना 12 ही होगा। यहाँ तक कि अगर आप इससे भी देख रहे हो तो आपको इन्हें समान मानना ही पड़ेगा, क्योंकि इनका वैल्यू 12 ही होगा, दोनों समान ही होगा। ठीक है, वहीं पे अगर आपको दिखता है 4 गुने 3 और 6 गुना 2, 6 गुना 2, ठीक है, तो इसमें आपको दिमाग लगाना होगा कि ये समान है कि नहीं है। अगर आप ध्यान दें तो 4 या 12 होता है, 6 दूना 12 होता है, तो हम इसे समान कह सकते हैं, है ना। और अगर ये समान है तो इसे समीकरण कह सकते हैं, समीकरण कह सकते हैं, है ना। समान है तो समीकरण हो गया। लेकिन समीकरण के मैथ में ज़्यादातर राशियाँ होती हैं, यानी कि चल राशियाँ होती हैं। एक होता है एक्स, दूसरा होता है वाई। ज़्यादातर ये 2 राशियाँ ही होती है, लेकिन इसके अलावा और भी कुछ हो सकता है, जैसे कि ए हो सकता है, बी हो सकता है, यहाँ पे एम हो सकता है, एन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इनमें से कोई भी राशि हो सकती है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्स और वाई ये 2 चल राशि है। यहाँ पे 1 2 3 4 मैंने लगा दिया अपने तरीके से। ठीक है, तो जो समीकरण होता है ये इन राशियों के आधार पर होता है, चल राशियों के आधार पर। साथ ही साथ वो घात के आधार पर होता है, घात। ठीक है, जो हमारा पावर होता है, जैसे कि एक्स का स्क्वायर है ना, तो यहाँ का घात की बात कर रहा हूँ, तो ये घात 2 है। ठीक है, तो घात के आधार पर समीकरण होते हैं और राशियों के आधार पर होते हैं। ठीक है, तो समीकरण कहने से अब 9 और 10 में मिलकर टोटल 2 हैं। दोनों समीकरण के मैंने यहाँ पे नाम लिखे हैं। ठीक है, एक होता है एक चर वाले द्विघात समीकरण, यानी कि उसमें एक ही चर होता है, यानी कि एक्स या वाई, अगर इनमें से किसी एक की बात करें तो केवल एक ही चर होगा। दूसरा होता है सरल युगपत समीकरण। ये सरल युगपत समीकरण ज़्यादातर 9 में होते हैं। ठीक है, और 9 में है इस साल, और अगर कभी सिलेबस चेंज हो तो 9 का 10 में आ जाता है, इसलिए कभी भी चेंज हो सकता है। ठीक है, मेरे हिसाब से फिलहाल ये 9 में है। ये जो सरल युगपत समीकरण है ये 2 चल राशि युक्त होता है, यानी कि इसमें कम से कम 2 होने चाहिए, एक्स और वाई होने चाहिए। मैक्सिमम भी एक्स और वाई यानी कि 2 ही होते हैं। ठीक है, ज़्यादातर एक्स और वाई ही प्रयोग किया जाता है। लेकिन एक चर वाले द्विघात समीकरण में सिर्फ एक राशि होती है, ज़्यादातर एक्स होता है। यहाँ पे लिख सकते हैं, इसमें केवल एक्स होता है और इसमें एक्स और वाई दोनों होते हैं। ठीक है, एक्स और वाई दोनों होते हैं, ये समझाने के लिए। ठीक है, इन दोनों मैथ के हिसाब से अगर आपको कहीं पर बराबर दिख रहा है, इधर चाहे कुछ भी दिख रहा हो, उधर चाहे कुछ भी दिख रहा हो, अगर चिन्ह बराबर है मतलब कि इधर का जो भी मान है
उधर का भी वही मान होना चाहिए। अगर यहाँ 6 दूना 12 है तो यहाँ पूरी 12 निकलना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह के मैथ में अगर यहाँ समान नंबर दिए गए हैं तो ये चर राशि का क्या मतलब होता है। ठीक है, अगर मैं केवल एक की बात करूँ, एक चर वाला, ठीक है, एक चर वाला यानी कि एक ही। ठीक है, देखिए अगर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, मान लीजिए, ठीक है, 2 गुना x बराबर 16। ठीक है, 2 गुना x बराबर 16, यहाँ बराबर है, यहाँ 16 है और यहाँ 2 है, यह गुना है, यानी कि गुना होके किसी से तो गुना होके वो 16 होगा। यहाँ पे तो आप खुद ही आइडिया लगा सकते हैं कि ये 8 से गुना होके ये 16 हो सकता है, यानी कि x का मान 8 होगा। ठीक है, और अगर आपने पक्षांतरण पद्धति समझा हो, ध्यान से सुनिएगा, पक्षांतरण पद्धति सुना हो, तो हमें पता है अगर हमें ये जो गुना में कोई भी सट्टा होता हो तो बराबर के उधर नीचे चला जाता है। अगर गुना में है तो नीचे चला जाता है, यानी कि बट्टा में। ठीक है, और अगर कोई बट्टा में हो तो गुना में आ जाता है ऊपर में, नीचे है तो ऊपर चला जाएगा और ऊपर है तो नीचे चला जाएगा। गुना में यही होता है, गुना और भागा में यही होता है। तो हमें अगर सिर्फ x का मान निकालना है तो 16 है, वो जो 2 गुना में है वो नीचे चला जाएगा, यहाँ पे 2 अट्ठे 16, तो यानी कि x का मान 8। तो इस तरह से मान निकल गया, x इधर है 8 उधर है, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं x बराबर 8। ठीक है, अगर यहाँ बराबर है तो x का मान 8 है या फिर 8 का मान x है, दोनों में से कोई एक आप मान सकते हैं। ठीक है, तो ये एक चर वाला समीकरण हो गया। ठीक है, अब देखिए इसका जो पावर है 1 है, तो इसे हम एक चर वाला एक घातीय समीकरण कह सकते हैं, एक चर वाला एक घात समीकरण। ठीक है, वहीं पे अगर हम x का स्क्वायर डाल देते हैं, x का स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर हो जाता है, यानी कि 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64। ठीक है, यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64। ठीक है, तो ये एक चर वाला तो है लेकिन ये द्विघात समीकरण हो गया क्योंकि इसमें 2 घात है। तो यहाँ पे जो लिखा है एक चर वाले द्विघात समीकरण, ये वही है। ठीक है, लेकिन एक चर वाला द्विघात समीकरण इतना ही नहीं होता, इसमें और थोड़ा विस्तार से समझने की ज़रूरत है। लेकिन उसके पहले आप ये समझें सरल युगपत समीकरण क्या होता है। हो सकता है किसी ने ये सरल युगपत समीकरण समझ लिया हो, फिर भी इसको समझने की ज़रूरत है फिर से। ठीक है, इसमें चल राशियों का कैसे यूज किया जाता है वो भी एक बार समझ लेना अच्छा होगा। ठीक है, सरल युगपत समीकरण में जो चल राशि होती है यानी कि x और y। ठीक है, अब क्योंकि उसे हमें बराबर करना होता है, जैसा मैंने कहा, जैसे कि मान लीजिए 12 है, ठीक है, इधर बराबर है और ये बराबर है, तो कितना कितना 2 चल राशि है। ठीक है, 2 चल राशि में से 2 चल राशि मानकर हमें 12 बनाना है, यानी कि x प्लस वाई 12 हो सकता है। ठीक है, या फिर x माइनस वाई 12 हो सकता है। ठीक है, तो x का मान कितना करें और y का मान कितना करें कि 12 हो जाए। वैसे तो इसमें कोई सटीक आंसर नहीं निकल सकता क्योंकि x का मान कितना भी हो सकता है, y का मान कितना भी हो सकता है। ठीक है, x का मान मान लो 12 करेंगे और y का मान 0 करेंगे, तो इस हिसाब से x प्लस वाई बराबर 0 हो गया क्योंकि 0 का मान 12 हो गया। ठीक है, वहीं पे एक और इसका निकालें। ठीक है, मान लीजिए x का मान 10 है, उसके बाद y का मान 2 होना चाहिए, तभी तो यह 12 होगा। ठीक है, तो अगर हम 10 अंधाधुन लगाते हैं तब जाके इसका मान निकल सकता है, लेकिन यहाँ पे हमने अंधाधुन लगाया नहीं था, पक्षांतरण पद्धति से x 2 को उधर ले गए थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 चल राशि है, इसे पक्षांतरण पद्धति से हम लोग नहीं कर सकते हैं, इसे हम पक्षांतरण पद्धति से बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमेशा क्वेश्चन में 2 शर्त दिए रहते हैं, हमेशा ध्यान रखिए 2 शर्त। x प्लस वाई 12 दिया हुआ है ना, तो वहीं पे x माइनस वाई मान लीजिए 1 होता है, x माइनस वाई बराबर 1। तो अगर 2 चल राशि है और उसका आपको समीकरण करना है तो उसके लिए दूसरा शर्त दिया ही रहेगा क्वेश्चन में, आपको केवल वो पॉइंट समझना होगा, दूसरा शर्त को कैसे बनाना है वो आपको समझना होगा। सरल युगपत समीकरण का
स्ट्रक्चर या उसका बनावट इतना ही होता है, ठीक है। उसको दो समीकरण बनाना पड़ता है, ये समीकरण एक होता है और दूसरा वाला समीकरण दो होता है, ठीक है। क्योंकि दो शर्त दिए रहते हैं क्वेश्चन में, तो आपको दोनों शर्तों के हिसाब से उसका समीकरण बनाना पड़ता है, ठीक है। अब मान लीजिए बोलता है कि x जो है y अधिक है, जिसका योगफल या फिर x और y का योगफल 12 होता है, ऐसा बोल सकता है। तो आप x और y का योगफल यानी कि जोड़, उसके बाद 12 लिख सकते हैं। वहीं पे लिख सकता है x और y का वियोगफल 1 होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन के आधार पर उसका समीकरण बना हुआ है। इस सरल युगपत समीकरण में क्वेश्चन को पढ़ के इसी तरह से बनाया जाता है, ठीक है। केवल दो समीकरण बनाया जाता है, तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन बहुत से बच्चों के लिए ये मुश्किल इसीलिए होता है क्योंकि वो लोग सवाल में से समीकरण बनाना नहीं जानते हैं। तो वो समीकरण बनाने का टिप्स या उसका तरीका मैं आगे बताऊंगा। उसके पहले अब ये समझना है कि ये जो एक चर वाला द्विघात समीकरण है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। एक और पॉइंट जो आपको समझना है, ठीक है, वो ये कि ये जो सरल युगपत समीकरण है, इसमें दो ही पद हैं। देखिए 1 और 2, ठीक है। क्योंकि यहाँ दो राशि है तो दो पद होना जरूरी भी होता है, ठीक है। वहीं पे एक और चीज़, 12 को अगर 12 बराबर के इधर ले आते हैं, ठीक है, बराबर के उधर जो कुछ भी है अगर आप इधर लाते हैं तो वो 3 पदों का हो जाता है, ठीक है। यहीं पे करके दिखाते हैं। ये जो x प्लस वाई है, ठीक है, और ये जो बराबर है 12 है, बराबर के इधर लाएं, क्योंकि देखिए पॉजिटिव में है, कोई माइनस नहीं है यहाँ पे। तो अगर आप बराबर के उधर ले जाते हैं तो माइनस में आ जाता है, ये तो हमें पता है, ठीक है। तो उधर कुछ बचा, बराबर के उधर कुछ नहीं, क्योंकि बराबर था ही। बहुत से लोग बराबर के बाद उधर लिखना भूल जाते हैं, ठीक है। तो बराबर के उधर कुछ बचा नहीं है तो हमें 0 लिखना ही पड़ेगा। तो ये इस तरह से ये 3 पद का हो गया, यानी कि सरल युगपत समीकरण में कम से कम तो 2 पद होते हैं, ठीक है। लेकिन देखा जाए तो वो उसे 3 पद का माना जा सकता है, ठीक है। लेकिन बराबर के इधर लाया तभी वो 3 पद का हो गया। अब वैसे तो आप इसे भी 3 पद का कहेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। लेकिन इसके अलावा जो एक चर वाला द्विघात समीकरण है उसमें 3 पद होते हैं, मैक्सिमम 3 पद होते हैं, ठीक है। और वो 3 पद कुछ इस तरह से होते हैं, और वो तीनों पद में केवल एक ही राशि होती है, वो है x। ज़्यादातर x होते हैं, यानी कि जो पहला वाला, ध्यान से सुनिए, जो पहला वाला चल राशि होता है वो उसका पावर या उसका घात 2 होता है। मैक्सिमम उसका 2 ही होना चाहिए, 2 से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। और वो देखिए धनात्मक में होना चाहिए, पॉजिटिव में है ना, वो पॉजिटिव में होना चाहिए। यानी कि अगर 2 ना रहा, 2 से ज़्यादा हुआ या फिर नेगेटिव हुआ तो ये एक चर वाला द्विघात समीकरण नहीं होगा। लेकिन फिलहाल तो ये देखिए इसका घात 2 है, यानी कि द्विघात है, द्विघात क्योंकि घात के आधार पर उसका नाम दिया गया है द्विघात समीकरण। और यहाँ तीनों राशि सेम है, ठीक है। ये पहला वाला द्विघात होता है, लेकिन सेकंड वाला उसका घात 1 होता है। अब क्योंकि घात 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ध्यान दीजिएगा, एक वाले घात को लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो पावर होता है इसका पावर 0 होता है। देखिए कि उल्टा हो रहा है, यहाँ 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पावर 0 है हमेशा, ठीक है। और इनका जो गुणांक, साथ ही साथ इनके साथ जो नंबर होते हैं, हर चल राशि के साथ कोई ना कोई नंबर होता है। अगर यहाँ कोई नंबर नहीं दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे 1 है, लेकिन अगर 1 नहीं है तो बाकी दिखाना पड़ेगा, यानी कि 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, या 5 हो सकता है, ठीक है। 2 हो सकता है, 3, 5, कुछ भी हो सकता है। तो जो कोई भी नंबर इसके साथ सटा होता है वो होता है उसका गुणांक, ठीक है। तो इस गुणांक को मैथ के हिसाब से a से दर्शाते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेकंड वाले को देखिए, जिसका पावर 1 है ना, यहाँ पे 1 था, मैंने बताया था, तो जिसका पावर 1 होता है उसे b से दर्शाते हैं, ठीक है। और जिसका पावर 0 है उसे c से दर्शाते हैं, ठीक है, c। और एक बात, क्योंकि हमें पता है, अगर आप 9 वाला मैथ का चैप्टर देखे हो तो आपको पता है अगर किसी का पावर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। और 1 क्योंकि इनटू में है, ठीक है ना,
पूरा मान ही लगा दें, एक्स पावर 0 यानी कि 1, ठीक है। एक्स पावर 0 का मान 1 होता है और ये इंटू है। तो अगर हम इसे विस्तार से सजाएंगे, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स और सी इंटू 1 ये सी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आपको ये जो पावर 0 है इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड वाले में एक्स का मान लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यानी कि देखिए, जिसका गुणांक सी होता है, जिसका गुणांक सी होता है उसको उस एक्स का मान लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। साथ ही साथ ये कुछ साइन में जुड़े होते हैं, ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ठीक है, प्लस माइनस या फिर माइनस माइनस ऐसा कुछ भी हो सकता है। ये तो मैं बता रहा हूँ, कोई भी साइन हो सकता है सवाल के हिसाब से। मेन चीज़ द्विघात समीकरण का असल स्ट्रक्चर यही है, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी। असल में ये साइन अलग अलग हो सकते हैं, यहाँ तो मैंने अपने थ्रू से माइनस दिया है, या प्लस भी हो सकते हैं माइनस भी हो सकते हैं, ठीक है। और ये जो ए बी सी दिया है ये हमेशा ए बी सी नहीं रहता है, आपको ये समझना होगा, उनके जगह पर नंबर्स होते हैं, ठीक है। यहाँ जैसे यहाँ 2 है, जैसे यहाँ 3 है और जैसे यहाँ 5 है, तो ए बी सी इनकी जगह पर कोई भी नंबर्स हो सकते हैं। तो जब भी आपको इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देता है वो आपका एक चल राशि वाला द्विघात समीकरण होता है। तो एक चर वाला द्विघात समीकरण का स्ट्रक्चर हम समझ चुके हैं। और सरल युगपत समीकरण यानी कि 2 चल राशि युक्त, यहाँ पे 2 चल राशि है ना, उसका भी हम समीकरण समझ चुके हैं, ठीक है। और हाँ, ये तो मैं समझाना भूल गया, ऐसे समीकरण के बाद हमेशा उनका मान 0 ही होता है। जैसे यहाँ पे उनका पूरा मान बराबर इधर आने के बाद 0 हो गया ना, ठीक है, उधर 0 हो गया। उसी तरह से यहाँ पे जो भी समीकरण बनता है उसका मान पूरा मान 0 आता है, यानी कि उधर 0 ही निकलता है। नहीं, हमेशा आंसर 0 नहीं होता, लेकिन इस पूरे मैथ का मान हमेशा 0 होता है या 0 होना चाहिए। तो अभी तक जो हमने समझा वो पहले समीकरण क्या होता है, ठीक है, समीकरण क्या होता है और समीकरण कैसे होता है या समान कैसे होता है, फिर समीकरण में राशियों का प्रयोग क्या होता है, फिर द्विघात समीकरण क्या है और एक चर वाला या द्विघात दो चल राशि वो क्या होता है वो भी हम समझ चुके हैं, ठीक है। वहीं पे अगर एक चर वाला हो या 2 चर वाला हो, किसी का मान कैसे निकालते हैं या वैल्यू कैसे निकालते हैं। और पक्षांतरण पद्धति तो मैंने पहले ही बताया है, जिसको नहीं पता वो मेरा वीडियो देख सकता है, पक्षांतरण वाला अगर वीडियो हो तो, ठीक है। वहीं पे 2 चल राशि युक्त उसका हमेशा दो समीकरण बनते हैं, ठीक है। और एक चल राशि युक्त उसके लिए 2 समीकरण बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसमें एक ही समीकरण से मैथ बन जाता है। तो आपको ये स्ट्रक्चर समझना होगा, ठीक है। जब भी आपको इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देता हो, ठीक है, देखिए ये एक चर वाले द्विघात समीकरण है। इसमें आपको हमेशा ध्यान देना होगा, ये जो पहला वाला है पावर स्क्वायर में होगा, दूसरा वाला जो होगा उसका पावर 1 होगा और तीसरे वाले का पावर आपको उसमें दिया नहीं रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन में वो दिया नहीं रहेगा। और इनका गुणांक ए बी सी यानी कि कोई भी नंबर हो सकता है, आपको इस बात का ख्याल रखना होगा। तो मुझे इसका बेसिक समझाना था, अगली बार मैं इससे जुड़ा मैथ बता दूंगा, ठीक है। 9 और 10 दोनों के लिए अलग अलग मैथ बनाऊंगा, तो उसमें से आप लोग वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। 9 वाले 9 का मैथ देखेंगे और 10 वाले 10 वाले का। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुद सीखें और दूसरों को सिखाएं।